हेलो एवरीवन। केन्जिन मॉडल को आज हम आगे बढ़ाते हैं। आज सिंपल केन्जिन मॉडल पढ़ने जा रहे हैं हम। केन्स ने अपने मॉडल में अर्थव्यवस्था को 3 भागों में विभक्त किया है। सबसे पहला भाग है उत्पादन और रोजगार का क्षेत्र, यानी एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट का निर्धारण कहाँ होता है और किस प्रकार से होता है। Y इज फंक्शन ऑफ एन। Y आउटपुट को कहते हैं, उत्पादन को कहते हैं, और दिस इज फंक्शन ऑफ एन। दैट मीन्स कि उत्पादन जो है वो डिपेंड करता है रोजगार की मात्रा पर। dn इज इक्वल टू फंक्शन w अपॉन p। dn डिमांड फॉर लेबर है, ये श्रम की मांग है जो डिपेंड करती है वास्तविक मजदूरी की दरों पर, और कैपिटल W मौद्रिक मजदूरियां हैं। इसके बाद जो सेकंड अर्थव्यवस्था का भाग है वह है मॉनेटरी मार्केट, यानी मौद्रिक क्षेत्र या मौद्रिक बाजार। इसमें MB इज इक्वल टू PY मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के रूप में हमारे सामने है। M इज इक्वल टू 1 अपॉन B इंटू PY, M इज इक्वल टू KPY। यहाँ तक की जो स्थिति है ये क्लासिकल मॉडल में क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने भी ली थी, जहां उनका ये मानना था कि मनी इज डिमांडेड ओनली फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस, कि मुद्रा केवल सौदा उद्देश्य की मांग के लिए मांगी जाती है या सौदा उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए मुद्रा की मांग की जाती है। लेकिन कीन्स ने इसमें एल को और जोड़ दिया है, एल यानी सट्टे की मांग। कीन्स ने अपने इस मॉडल में मुद्रा की मांग के 3 उद्देश्य बताए हैं: सौदा उद्देश्य, सतर्कता उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य। सौदा उद्देश्य का मतलब है कि एक व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जिन वस्तुओं और सेवाओं को काम में लेता है उनको खरीदने के लिए जितनी मुद्रा चाहिए वो सौदा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग कहलाती है। सतर्कता उद्देश्य का मतलब ये होता है कि जीवन में कुछ आकस्मिकताएं होती हैं, कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो अचानक घट जाती हैं, जिनसे निपटने के लिए व्यक्ति को रुपए की आवश्यकता होती है, और कुछ सतर्कताएं निश्चित भी होती हैं, जैसे बच्चों की शादी विवाह है, बच्चों की शिक्षा पर किया जाने वाला खर्च है। कुछ इस प्रकार के खर्च होते हैं जिनके लिए व्यक्ति एक निश्चित मात्रा में मुद्रा को अपने पास इकट्ठी करके रखना चाहता है। इनके अलावा कीन्स ने जो तीसरा उद्देश्य बताया है वो है सट्टा उद्देश्य। सट्टा उद्देश्य के तहत कीन्स का ये मानना है कि व्यक्ति ब्याज की दरों में होने वाले फ्लक्चुएशंस से बचने के लिए भी मुद्रा की मांग करते हैं। ब्याज की दर और सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग, इन दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। जब अर्थव्यवस्था में ब्याज की दरें ऊंची होती है तो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग कम की जाती है, यानी जब अर्थव्यवस्था में ऊंचा ब्याज मिलता है तो लोग जो है वह मुद्रा को अपने पास इकट्ठा करके संचित करके नहीं रखेंगे, बल्कि उसको बैंक में जमा करा करके और ब्याज अर्जित करना ज्यादा पसंद करेंगे। तो इस प्रकार से मुद्रा की जो मांग है उसके 3 उद्देश्य बताएं, और उन 3 उद्देश्यों को 2 भागों में इन्होंने विभक्त किया। एक भाग जिसे L1 नाम दिया, इस L1 में सौदा उद्देश्य और सतर्कता उद्देश्य इन दोनों को शामिल किया गया, और साथ ही साथ ये कहा गया कि L1 इज ए फंक्शन ऑफ Y, यानी सौदा और सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की जो मांग है वह आय पर निर्भर करती है, एंड देयर इज डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन L1 एंड Y। इसका मतलब ये हुआ कि आय और L1 की डिमांड दोनों में धनात्मक संबंध होता है। जब आय का स्तर बढ़ता है तो सौदा और सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग में भी वृद्धि होती है। मुद्रा की मांग का जो दूसरा पार्ट है वह L2 है, एंड L2 इज फंक्शन ऑफ R, यानी सट्टा उद्देश्य के लिए मांगी जाने वाली जो मुद्रा है वह ब्याज की दरों पर निर्भर करती है, और दोनों के मध्य विपरीत या ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। जब ब्याज की दरें ऊंची होती है तो सट्टा उद्देश्य के लिए मांग कम की जाती है, और ब्याज की दर के नीचे होने पर सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग अधिक की जाती है। जिस स्थान पर दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, कौन दोनों? मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति, उस स्थान पर मौद्रिक क्षेत्र में सामने की स्थिति देखने को मिलती है। तीसरा सेक्टर है रियल सेक्टर, वास्तविक क्षेत्र। वास्तविक क्षेत्र जिसमें बचत और विनियोग दोनों आ जाते हैं। बचत के बारे में कीन्स का मानना है कि S इज इक्वल टू फंक्शन Y। इसका कारण ये है कि C इज इक्वल टू फंक्शन Y, C फॉर कंजम्पशन, यानी उपभोग जो है वह आय के स्तर पर निर्भर करता है, और S इज इक्वल टू Y माइनस C, और बचते क्या है? आय में से उपभोग को घटाने के बाद में जो शेषफल बचता है वह बचत कहलाता है। इसलिए बचत जो है वह आय के स्तर पर निर्भर करती है, एंड देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। वेदर इनकम इंक्रीज देन डेफिनेटली सेविंग विल बी इंक्रीज, अर्थात बचत और आय दोनों धनात्मक रूप से जुड़ी हुई हैं। आय के स्तर में वृद्धि होने पर बचत की मात्रा में भी वृद्धि होती है। वहीं पर इन्वेस्टमेंट इज ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कीन्स ने विनियोगों को ब्याज की दर का फलन माना है, और साथ ही साथ यह कहा है कि विनियोग और ब्याज की दर के मध्य विपरीत या ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। जब अर्थव्यवस्था में ब्याज की दरें ऊंची होती है तो विनियोग कम मात्रा में किए जाते हैं, और ब्याज की दर कम होने पर अधिक मात्रा में विनियोग किए जाते हैं। वास्तविक क्षेत्र में साम्य वहां होता है जहां पर S इज इक्वल टू I होता है, अर्थात आय
और ब्याज की दर का एक ऐसा पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आता है जिस स्थान पर बचत और विनियोग दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं और उसी स्थान पर वास्तविक क्षेत्र साम्य की स्थिति में होता है। मौद्रिक क्षेत्र में साम्य मुद्रा की मांग और पूर्ति की मध्य ब्याज की दर के द्वारा स्थापित किया जाता है। लीजिए अब हम इस मॉडल को रेखा चित्र की सहायता से समझते हैं। यहाँ इस रेखा चित्र में हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं। ये पहला रेखा चित्र है जिसमें आपको डी एन एक ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई रेखा दिखाई दे रही है। ये जो ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई रेखा है डी एन, ये श्रम का मांग वक्र है और जैसा कि आपने भी देखा कि श्रम की मांग जो है वह वास्तविक मजदूरी की दरों पर निर्भर करती है और इन दोनों के मध्य विपरीत संबंध होता है। यही कारण है कि श्रम का मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ या नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। यहाँ ओ एक्स एक्सिस पर एन एम्प्लॉयमेंट निर्धारित होता है और ओ वाई एक्सिस पर डब्ल्यू अपॉन पी यानी वास्तविक मजदूरी की मात्रा इतनी निर्धारित होती है। ये रोजगार की मात्रा यहाँ से चल करके इस दूसरे डायग्राम में पहुंचती है जहां पर इतनी मात्रा में रोजगार होने पर ओ वाई वक्र की सहायता से ओ वाई उत्पादन की मात्रा निर्धारित होती है यानी आय का स्तर ओ वाई के बराबर तय होता है। आय ओ वाई होने पर इधर हम थर्ड डायग्राम में आते हैं जहां पर नीचे से ऊपर की ओर जाता हुआ सेविंग वक्र आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ सेविंग इज ए फंक्शन ऑफ इनकम कि आय पर बचत निर्भर कर रही है और इसका ढाल धनात्मक है कि इतनी मात्रा में आय का स्तर होने पर इतनी मात्रा में अर्थव्यवस्था में बचतें की जाती हैं। ये यहाँ से बचत जो है वह चल करके फोर्थ डायग्राम में पहुंचती है। एस इज इक्वल टू आई यानी नियोजित बचत और नियोजित विनियोग दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ जो विनियोग है ओ वाई एक्सिस पर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिया है कि इतनी मात्रा में ब्याज की दर होने पर ओ आई के बराबर विनियोग किए जाते हैं। ये ब्याज की दर आगे चल करके इस फिफ्थ डायग्राम में आती है। यहाँ पर इधर मनी सप्लाई को लिया गया है और ये ऊपर से नीचे की ओर जो रेखा गिरती हुई दिखाई दे रही है ये सट्टे के लिए मुद्रा की मांग को प्रदर्शित करती है कि यहाँ पर इतनी मात्रा में L2 यानी सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग प्रस्तुत की जाती है। इस डायग्राम में आपको ये जो KPY रेखा दिखाई दे रही है 1/K, यहाँ पर ऊपर से ये जो रेखा आ रही है इसको यहाँ कट कर रही है। इतनी मात्रा में L1 यानी सौदा और सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग प्रस्तुत की जाती है और ये L2 यानी सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग है और ये कुल मिलाकर के मुद्रा की मांग है, ये मुद्रा की पूर्ति है। तो इस प्रकार आपने देखा कि मुद्रा की मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर हैं मौद्रिक क्षेत्र में और मुद्रा की मांग जो है वो L1 और L2 इन दोनों के लिए अलग अलग प्रकार से की जा रही है। L1 के लिए की जाने वाली मुद्रा की मांग आय के स्तर के द्वारा निश्चित या निर्धारित की जाती है और L2 के लिए मुद्रा की मांगी जाने वाली मात्रा ब्याज की दरों के द्वारा निर्धारित होती है। लास्ट डायग्राम में आपको एक 45 डिग्री की रेखा दिखाई दे रही है जो कि W/P है। ये वास्तविक मजदूरी की रेखा है और यहाँ से ये जो मुद्रा का मांग वक्र है ये नीचे की तरफ हम इस रेखा को ले जाते हैं तो यहाँ वास्तविक मजदूरी की रेखा से मिलकर के एक तरफ तो कीमत स्तर का निर्धारण होता है तो दूसरी तरफ वास्तविक मौद्रिक मजदूरी की दर का निर्धारण होता है। तो इस तरह आपने इन पूरे डायग्राम्स की सहायता से देखा कि किस प्रकार से वास्तविक क्षेत्र और मौद्रिक क्षेत्र में अलग अलग साम्य का निर्धारण होता है। विशेष जो ध्यान देने वाली चीज है वो ये है कि इस फर्स्ट डायग्राम में आपको केवल श्रम का मांग वक्र दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि केन्स ने श्रम के पूर्ति वक्र को मॉडल में अनुपस्थित माना है। तो ये था सिंपल केन्जियन मॉडल। अगले वीडियो में हम चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे कि इकोनॉमी में किसी भी सेक्टर में यदि कोई परिवर्तन होता है तो मॉडल पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा।